गुड इवनिंग सर। बैठिए बैठिए मैम। बैठिए। थैंक यू सर। आप मुदिता हैं? यस सर। अपना परिचय देंगे हमें? सर मेरा नाम मुदिता है। मैं राजस्थान के नागौर ज़िले के मेड़ता शहर से बिलोंग करती हूँ। मेरी आरंभिक शिक्षा वहीं के सरकारी स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर से MBBS किया। मेरी जो रुचि है वो काव्य पाठ और मंडल आर्ट है, और कोविड में मैंने सर्व किया। उसके बाद मैंने UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की। कोविड में आपने कहाँ सर्व किया? सर CK बिरला हॉस्पिटल है जयपुर में, वहाँ पे मैं इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में एज ए जूनियर रेजिडेंट पोस्टेड थी। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर हिंदी साहित्य। मेडिकल साइंस क्यों नहीं लिया आपने? सर मेडिकल साइंस के साथ में मैं जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं उनको टाइम से मैनेज नहीं कर पा रही थी, और जब मैं अपने कॉलेज की स्टूडेंट काउंसिल में लिटरेरी सेक्रेटरी थी तो उसी वक्त मेरा रुझान साहित्य की तरफ हुआ, तो ये प्योरली यूटिलिटेरियन अप्रोच से मैंने सर हिंदी साहित्य लिया। आप JR थी, जूनियर रेजिडेंट। क्या हिरार्की है अभी राजस्थान में डॉक्टर्स के? सर सबसे पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट के सबसे हेड। सर उसके अलावा उन सब सारे डिपार्टमेंट हेड्स के प्रिंसिपल होते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बाद में प्रोफेसर होते हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर सीनियर रेजिडेंट, फिर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट। ऐसा आपने ऊपर से नीचे की तरफ बताया। तो जब आप डॉक्टर बन के ज्वाइनिंग करते हैं तो पहली डेजिग्नेशन क्या है आप लोगों की? जूनियर रेजिडेंट। जूनियर रेजिडेंट। उसमें रेजिडेंट का मतलब क्या है? सर रेजिडेंट जो बेसिकली वर्ड है उसकी बहुत सारे जो है व्याख्या की गई है, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट ईयर का जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट होता है वो वहीं पे रहता है डिपार्टमेंट में ऑल द टाइम, तो ही इज रेजिडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट सर, इसलिए। तो क्या जूनियर रेजिडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में ही रहे? नहीं सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर ये ज़रूरी होगा कि किसी भी समय बुलाया जाए तो वो आ जाए। यस सर। हिपोक्रेटिक ओथ का क्या मतलब है? क्या वो अपने पर्पस को सर्व कर पा रही है? सर हिपोक्रेटिक ओथ जो है, हिपोक्रेट्स नाम के जो साइंटिस्ट और जो फिजिशियन थे उनके बाद इसको स्टार्ट किया गया। ये ओथ जो है बेसिकली मेडिकल इथिक्स और जो प्रिंसिपल्स हैं इस प्रैक्टिस के उनको ये सर्व करती है। लेकिन सिर्फ ओथ लेना जो है इस पर्पस को सर्व नहीं करता, हमें वर्ड बाय वर्ड उसकी स्पिरिट को भी इनकलकेट करना होगा, तभी वो ओथ। क्या खास बातें हैं उस ओथ में, आपको याद है कुछ बातें? यस सर। सर एक तो फिजिशियन की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए अपने पेशेंट के लिए, क्या उनका कैरेक्टर होना चाहिए, किस तरीके से प्योरिटी के साथ और सेल्फलेस तरीके से उनको पेशेंट की सर्विस करनी चाहिए, पेशेंट फिजिशियन का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, और किन सिचुएशन में स्पेसिफिकली उनको कैसे अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर नैतिकता से बहुत दूर हो, घोर अनैतिक व्यक्ति हो, तो वो पेशेंट के साथ कितना बुरा हो सकता है, क्या सलूक कर सकता है? सर अगर कोई गौर अनैतिक है तो मॉनिटरी अपने बेनिफिट्स के लिए पेशेंट की बॉडी को मैक्सिमम पॉसिबल हार्म्स को, क्योंकि कई मैं समझना चाह रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं, एग्जांपल देके। सर जैसे किडनी रिमूवल के कई सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं, वो हो सकता है। इसी तरह मल्टीपल ऑर्गन्स जो है उनका रिमूवल किया जा सकता है। सर उसके अलावा अगर पेशेंट को सर्जरी की नीड नहीं है तो भी अननेसेसरी सर्जरी एक जो है फियर परसेप्शन से की जा सकती है। सर उसके अलावा कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर जो पेशेंट को नीडेड नहीं है वो मॉनिटरी बेनिफिट्स के लिए किया जा सकता है। ऐसे डॉक्टर्स के लिए क्या होना चाहिए? क्या हमारे पास दंड के पर्याप्त विधान हैं, और यदि नहीं है तो आपका क्या इस पर रिकमेंडेशन है, और अगर हैं तो क्या हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं उन चीज़ों को? सर ये जो प्रोफेशन है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आता है, तो उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पेशेंट जो है अपनी कंप्लेन कर सकते हैं और उसके तहत उनको कंपनसेशन भी मिल सकता है। लेकिन फिर भी इस एक्ट के बावजूद भी मुझे लगता है इसका रिग्रेस इम्प्लीमेंटेशन की जो लैकिंग है उसकी वजह से कई सारे ऐसे अनइथिकल केसेस दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक नए लॉ की बजाय जो ऑलरेडी हमारे पास लॉज है उनको हमें प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन के साथ में, अगर इस तरीके के कोई केसेस होते हैं तो हमें एक हार्ड मैसेज के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। क्या वजह है कि एक तरफ हम अपने भारत के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज दे नहीं पा रहे, दूसरी तरफ मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के लिए कि बाहर के पेशेंट्स हमारे पास आए खूब, उस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। क्या ये पॉलिसी के लेवल पर कुछ गलत नहीं है? सर अगर हम ये देखें तो हम एक आइसोलेटेड अप्रोच लेके नहीं चल सकते कि पहले हम कम्प्लीटली डोमेस्टिक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे फिर हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। ये एक साइमल्टेनियस हॉलिस्टिक अप्रोच है। तो सर ये होने से मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि हमारी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा
जो है फ़ायदा करता है, तो सर उससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सर ये टू वे अप्रोच है, तो दोनों तरीके से डेवलपमेंट फिर होने का चांस है। क्या वजह है कि मेडिकल साइंस के अधिकांश स्टूडेंट्स आजकल या तो चाहते हैं कि उनको रेडियोलॉजी मिल जाए या चाहते हैं कॉस्मेटिक्स मिल जाए, वो जो फंडामेंटल रिसर्च वाला हिस्सा है उसकी तरफ रुझान कम क्यों होता जा रहा है? सर रिसर्च के लिए फंडिंग एक इशू है, क्योंकि सर जो कोर क्लिनिकल ब्रांचेज है उसमें फंड्स का कोई इशू नहीं आता, आपकी लाइफ सिक्योर है एज ए करियर। लेकिन एज ए रिसर्च स्कॉलर आपकी जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं वो नहीं देखते हैं। सर दूसरा, रेडियोलॉजी और कॉस्मेटिक सर्जरी लेने का या कॉस्मेटिक डॉक्टर बनने की वजह ये है कि ये इमरजेंसी ब्रांचेस नहीं है और पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट जिसमें वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर के चांसेस होते हैं वो मिनिमम है, इसलिए सर वो अपनी सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए ये ब्रांचेस चूज करना चाहते हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या है और क्या कविता अल्टरनेटिव मेडिसिन हो सकती है? सर अल्टरनेटिव मेडिसिन जो एलोपैथिक मेडिसिन का हमारा एक जो मॉडर्न फॉर्म है, उसके अलावा कोई भी जो ट्रेडिशनल इंडिजिनस फॉर्म है उसको हम अल्टरनेटिव मेडिसिन में मानते हैं। सर कविता डेफिनेटली सर्व कर सकती है एज ए फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, स्पेसिफिकली जो साइकोथेरेपी और काउंसलिंग्स की हम बात करते हैं, या फिर माइंड को कहीं पे भी एंगेज अगर हमें करवाना हो, हाइपर सेंसिटिव या हाइपर एक्टिव जो पीपल होते हैं उनमें, तो वहाँ हम कविता का मदद ले सकते हैं। एलोपैथी के डॉक्टर्स को जनरली बाकी मेडिसिन से बड़ा एक एलर्जी सी रहती है। आपको क्या लगता है कि बाकी मेडिसिन जिनको, जैसे आयुर्वेद है, कई हजार साल से प्रैक्टिस में है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, ये हजारों साल की प्रैक्टिसेस को पूरी तरह से खारिज कर देना और ये कहना कि सिर्फ एलोपैथी ही ठीक है, ये अप्रोच ठीक है या हमें होलिस्टिक मेडिसिन की तरफ बढ़ना ही चाहिए? सर ये अगर एलोपैथिक डॉक्टर्स पे जिनमें भी ये माइंडसेट रहता है कि सिर्फ एलोपैथिक इज सुपीरियर, सर उसका कारण है कि एविडेंस बेस्ड जो मेडिकल प्रैक्टिसेस है उसको बहुत ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं, क्योंकि हमारी जो एंशियंट वे ऑफ मेडिसिन है वो रिसर्च पे बैक्ड नहीं है। लेकिन सर इनको इस तरीके से खारिज करना ठीक नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक तो सिर्फ 300-400-500 साल पुरानी प्रैक्टिसेस हैं। जो प्राचीन है वो रिसर्च पे बेस्ड नहीं है या रिसर्च की डॉक्यूमेंटेशन पर बेस्ड नहीं है? सर रिसर्च की डॉक्यूमेंटेशन आज के हमारे पास मॉडर्न फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उन्हें कई बार खारिज कर देते हैं, बट ये ठीक नहीं है। अभी इसी प्रोसेस में मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स चरक संहिता के पढ़े थे, तो सर प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से हम ह्यूमन एनाटमी की जो अभी हमारी बुक चलती है उसमें जो चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें उसमें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मेंशन्ड है, तो इस तरीके से खारिज करना ठीक नहीं है। अगले 10 साल में मेडिकल साइंस के सबसे बड़े 3 ब्रेक थ्रू क्या हो सकते हैं? सर स्टेम सेल जो है, स्टेम सेल पे अगर बहुत अच्छा काम किया जाए तो कैंसर का ट्रीटमेंट, स्पेशली जो सेल बेस्ड कैंसर होते हैं वो हम देख सकते हैं। सर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, स्पेसिफिकली कैंसर के लिए अगर हमारे पास कुछ वैक्सीनेशन अवेलेबल हो जाए, जैसे हमारे पास HPV वैक्सीन है, तो एक कैंसर के ट्रीटमेंट की हम तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सर तीसरा जो पैंडेमिक डिजीजेज हैं, इसमें बायोटेक्नोलॉजी में अगर कुछ काम किया जाए तो फ्यूचर पैंडेमिक के लिए हम प्रिपेयर हो सकते हैं। प्लेसिबो क्या है? सर प्लेसिबो का मतलब होता है वो मेडिसिन जो एक्चुअली केमिकल कंपोनेंट जो होता है वो उसका थेरेप्यूटिक नहीं होता है, लेकिन पेशेंट के साइकोलॉजी पे पॉजिटिव वर्क कराने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है। नोसिबो? सॉरी सर। ठीक। मुदिता जी, आप मुझे बताइए कि डॉक्टर्स और ऐसे लोग जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं, क्या उनके पास राइट टू स्ट्राइक होना चाहिए? अगर ऐसे इश्यूज जो उनको परेशान कर रहे हैं, अपने राइट्स को अगर इन्वोक करने के लिए अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, क्या ये अधिकार उनके पास होना चाहिए? सर राइट टू स्ट्राइक की बजाय मैं कहूँगी कि राइट टू एक्सप्रेस देयर कंप्लेंट्स, एक पीसफुल जो राइट है वो सारे प्रोफेशन में होना चाहिए, लेकिन जो इमरजेंसी सिचुएशन है उस प्रोफेशन की वो उस कंडीशन में हैम्पर नहीं होनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के हवाले से मैं कोट कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा देखा गया है कि राइट टू प्रोटेस्ट इन ए पीसफुल मैनर, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज होने के कारण बहुत सारे लोग हैं जो उस नेट से बाहर चले जाते हैं। अगर आधे घंटे के लिए भी चले जाते हैं तो उनके हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। इमरजेंसी सिचुएशन ही नहीं, नॉर्मल कोर्स में, जैसे कि किसी को अभी तुरंत दिखाना है, डायबिटीज़ का पेशेंट है और वो इसलिए नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि डॉक्टर ऑन स्ट्राइक है। आपको लगता है कि अलग एक मैकेनिज्म होना चाहिए, ड्यूटी से कोई कॉम्प्रोमाइज एज सच नहीं होना चाहिए? यस सर, एक इंटरनल मैकेनिज्म अगर हम बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम कन्वर्सेशन का रखते हैं तो अगर कंप्लेन वैसे ही रिजॉल्व हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई रीज़न है कि वो स्ट्राइक करना चाहेंगे। ठीक है, मुझे ये बताइए कि इंडिया में जहाँ तक फूड इन्फ्लेशन का सवाल है, क्यों ऐसा कहा जाता है, जो एक्सपर्ट्स हैं, इन्फ्लेशन को समझने वाले या फिर जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, वो ये बताते हैं कि मांस और डेयरी उत्पादों के उपयोग में अगर कमी आ जाए तो फूड इन्फ्लेशन सब्सटैंशियली डाउन हो जाता है।
क्या दोनों के बीच में आप रीज़न ट्रैक कर पा रही हैं? सर नॉनवेज का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बहुत एक्सपेंसिव है एज फार एज आई नो, तो मेरे ख्याल में इस वजह से चार्जेस बढ़ जाते हैं। सॉरी सर। ठीक है, आप गेस कर रही हैं। Yes, ठीक है, sir. ये एक इंटेलिजेंट गेस है। चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने पढ़ा होगा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, तो ऐसे इंटरप्राइजेस में इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मशीन और टर्नओवर के माध्यम से आप डिस्टिंग्विश कीजिए कि किसे हम माइक्रो कहेंगे, किसे स्मॉल कहेंगे, किसे मीडियम कहेंगे। सर 1 करोड़ से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, फिर 5 करोड़ उसका टर्नओवर होता है। हाँ फिर ठीक है, सर 5 1, नंबर 10, 20 और 1, 10, 20। यस सर, सॉरी सर। ठीक है, पूरा नहीं पता आपको, चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि आपने ये पढ़ा है कि भारत में किसे हम इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कहते हैं, कौन होते हैं? सर इकोनॉमिक ऑफेंडर्स वो लोग जो डेट अपना रिटर्न नहीं, अगर उन्होंने किसी तरीके का लोन लिया हुआ है और वो उसकी पर्टिकुलर ठीक टाइम है, लिमिट लोन में पे डिफॉल्ट करने वाले को हम Yes, sir, इकोनॉमिक economic ऑफेंडर कह offender. सकते हैं। आप मुझे बताइए कि एक स्पेशल एक्ट है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, यस सर। उसके अंतर्गत कितने राशि का ऑफेंस करने से उसे हम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की श्रेणी में शामिल कर लेंगे? सर सॉरी सर। आपको नहीं पता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मनरेगा के बारे में आपने सुना है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो मुझे वो बताइए कि अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड अगर काम दिया जा रहा है मनरेगा के अंतर्गत, तो केंद्र सरकार किस अनुपात में पैसा खर्च करती है? सर एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, पर 252 रुपीज़ जो है स्टार्टिंग है इसकी। चलिए कोई बात नहीं। मेरा अंतिम सवाल है आपसे। आप मुझे बताइए कि एज ए डॉक्टर आपको क्या लगता है कि आप एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी हो पाएंगी? जैसे और भी लोग आ रहे हैं जो लोग सामान्य ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट पढ़ के हैं, आपके पास एक स्पेशलाइज्ड डिग्री है, तो आप क्या उन लोगों से एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगी अगर आपको मौका मिलता है सिविल सेवा का हिस्सा होने का? सर एज ए डॉक्टर मेरी जो एजुकेशन हुई है मेडिकल फील्ड में, उससे एज ए पर्सन मैंने जो ग्रो किया है, स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशन में जो आपको एक काम और कंपोज मैनर आपको मेंटेन करना होता है, और क्योंकि सर प्रशासन में भी इसी तरीके के चैलेंजेस हम डे नाइट में देखते हैं सर, उसके अलावा लिटिल रिसोर्सेज में आपको जो मैनेजमेंट करना होता है, इन मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट, तो सर वो जो एक एटीट्यूड मेरे में डेवलप हुआ है ओवर द टाइम, मुझे लगता है दैट वुड हेल्प मी बिकमिंग अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, धन्यवाद।